नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा सरकार ने विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए अब सीधे सीएमओ को जनता से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी। सीएम मनोहर लाल ने सीएमओ के अधिकारियों के लिए आदेश जारी करते हुए महीने में 3 दिन जनता के बीच बिताने के लिए कहा। इस दौरान सीएमओ के अधिकारियों को जिला प्रशासन के कामकाज का फीडबैक उनसे नहीं बल्कि जनता से सीधे लेना होगा और सीधे सीएमओ तक उसे सटीक तौर पर पहुंचाना होगा। हालांकि सरकार इस फैसले को विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शिता के लिए जरूरी बता रही, लेकिन विपक्ष इसे बेलगाम अफसरशाही से जोड़कर देख रहा। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने फैसले पर कटाक्ष अपने अंदाज में किया और कहा कि अफसरों की बजाय बीजेपी नेता पदाधिकारी जनता के बीच जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। नसीहत काम की है। प्रदेश के अफसरों पर इस फैसले का क्या असर होगा और फैसले से विकास कार्यों में कितनी तेजी आएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस फैसले के बाद सवाल खड़े हैं कि क्या वाकई प्रदेश में अब भी बेलगाम है अफसरशाही और क्या अफसरों की मनमानी से धीमी है विकास की रफ्तार। इन तमाम सवालों पर एक खास पैनल के साथ आज हम करेंगे बड़ी बहस। जी हां, तो नया फैसला पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, काम में तेजी लाने के लिए तर्क दिया गया, लेकिन सवाल भी खड़े होने लगे। क्या प्रदेश में वाकई अफसरशाही बेलगाम है और शायद इसी बात का एहसास अब हुआ अपनों ने ही कराया तो जाकर यहां पर यह नया कदम उठाया गया और उसका क्या असर होगा। क्या अफसरों की मनमानी से ही धीमी है विकास की रफ्तार। सरकार काम करना चाहती है, सरकार योजनाएं भी ला रही, लगातार उसका यहां पर घोषणा का दौर भी चलता है, घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी क्या वाकई गति नहीं मिल पा रही। और जिस तरीके के इनपुट अभी तक लगातार मिल रहे थे जनता के जरिए या फिर विपक्ष के जरिए, क्या अपनों ने सवाल खड़े किए तो फिर इस बात का भी एहसास हुआ कि हां वाकई यहां पर सक्रियता बढ़ानी होगी। हालांकि विपक्ष इस फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहा और यह कहा गया कि अपने लोग यानी पदाधिकारी जो लोग हैं, नेता इस पार्टी से जुड़े, उनको भेजें, तब पता चलेगा कि जनता के बीच में अभी माहौल है क्या सरकार के प्रति। लेकिन सीएमओ का कहना है कि हम तो काम कर रहे, लेकिन अधिकारी अगर कहीं नहीं कर पा रहे तो मॉनिटरिंग के लिए यह सिस्टम हम शुरू कर रहे, इससे सीधे फीडबैक पहुंचेगा सीएमओ। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सीएमओ के अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश दिए क्या गए हैं, क्या उनको निर्देशित किया गया है, क्या काम उनके लिए तय किया गया। अफसरों पर सख्ती की तैयारी में हरियाणा सरकार, क्योंकि लगातार जो इनपुट मिल रहे थे उससे बेचैन है सरकार भी। महीने में 3 दिन अब सीएमओ के अधिकारी मौजूद रहेंगे जनता के बीच में। 3 दिनों तक प्रदेश की जनता के बीच रहने का उनको आदेश दिया गया और उन्हीं से सीधे फीडबैक लेने की बात कही गई है कि अधिकारियों का कामकाज क्या है, उनका रवैया क्या है, किस तरीके से शिकायतों का वो निपटारा करते हैं। यानी कुल मिलाकर अब लगाम कसने की तैयारी है, शिकंजा कसने की तैयारी है। फैसला एक तरफ हम कह सकते हैं कि वाकई बेहतर है, लेकिन फैसले के मायने क्या है, कदम उठाने के पीछे मंशा क्या है, क्या मजबूरी है या फिर किस तरीके से कदम उठाया गया और उसके अलावा इसका असर कितना होगा, प्रभाव कितना होगा भविष्य में, ये इस वक्त का सबसे अहम सवाल। सरकार ने फैसला किया, विपक्ष ने अंदाज में अपने कटाक्ष किया या फिर नसीहत दी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज क्या कहते हैं इस फैसले पर, सुनते हैं। मेरा सदा मानना रहा है कि शासन और प्रशासन सेक्रेटरीट के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नहीं चलाया जा सकता, फील्ड में जाना चाहिए। और मैंने जब शुरुआत की थी, कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि जब हम फील्ड में जाते हैं हमें हकीकत का पता तब लगता है। यहाँ पर हम वो देखते हैं जो नीचे से अधिकारी रिपोर्टें बनाकर भेजते हैं, और जब हम फील्ड में जाते हैं हम अपनी आंखों से देखते हैं कि एक्चुअल स्थिति क्या है और हो क्या रहा है। इसलिए ये बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसकी बहुत सराहना। अब इस फैसले को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, जरा वो भी सुनते हैं। जिनकी जो जिम्मेवारी बनती है उन लोगों की उनकी जिम्मेवारी दी गई है और काम का ज्यादा पारदर्शिता आए, काम की गति बने, क्योंकि लगभग 20-22 महीने हो चुके हैं सरकार को बने हुए। हमने बहुत से पैसा फील्ड में विकास के लिए दिया है, चाहे स्टेडियम का है, सड़कों का है, और ब्रिजेस का है, अंडरपासेस का है, कॉलेजेस का है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स का है, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के हैं, पंचायती राज के हैं। उनकी जानकारी लेना, एक अधिकारी जाएगा और अधिकारी जानकारी लेके आएगा और जो डायरेक्ट सीएम साहब से जुड़ा हुआ है तो उसके गति आएगी काम में, और गति आएगी और पारदर्शिता भी रहेगी। तो सारी चीजें लोगों को सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की मनोहर जी की नीयत और नीति है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओएसडी और एडवाइजर्स की एक फौज खड़ी की गई
कि पता नहीं किस प्रकार की एडवाइस और किस प्रकार का उनका संचालन है। हरियाणा से तो कोई है नहीं। यहाँ की जो धरातल की बातें हैं वो ये OSDs, मेरा मानना ये है कि OSDs और जो ये सरकारी अधिकारियों के बल पर कभी राजनीतिक दल चला नहीं करते। सदैव लोगों के बीच में स्वयं जाकर, न कि अधिकारियों को भेजें। अधिकारी अलग से जाएं, अपना काम करें, लेकिन जनता के बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाएंगे, मिलेंगे, तो उनको इस बात का आभास होगा कि आज जनता में कितना रोष है इस सरकार पे। हम ये कह सकते हैं कि वाकई फैसला ठीक है कि सीएमओ से जुड़े हुए अधिकारी सीधे आम जनता के बीच में रहेंगे, फीडबैक लेंगे। अधिकारियों से क्या उनके रिश्ते हैं, यानी आम जनता किस तरीके से उनसे संवाद स्थापित कर पाती है और कितना काम होता है, शिकायतों का निपटारा कितना होता है या उसकी गति क्या है, इन तमाम चीजों की वो पड़ताल करेंगे और फिर वो जानकारी सीधे सीएमओ तक जाएगी तो उसका असर दिखेगा। लेकिन अब सवाल यहां पर यह खड़ा है कि आखिर ये करने के पीछे वजह क्या है, अचानक से इसकी याद क्यों आती है? क्या वाकई अफसरशाही बेलगाम थी जिसका जिक्र बार बार मीडिया में भी होता रहा? क्योंकि दरअसल शिकायतें ऐसी आती हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि सीएम विंडो को लेकर भी सख्ती दिखाई गई थी और कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी। तो सवाल इस बात का भी है कि क्या वाकई अब सीएमओ के जरिए ही पेंच कसने की तैयारी है? सरकार की अच्छी मंशा, अच्छी योजना के बावजूद उसको गति नहीं मिल पा रही, तो अब यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त अरविंद भारद्वाज साहब, प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। और प्रदीप मलिक मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। और कुछ और मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तब तक हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले भारद्वाज साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो फैसला है, क्या इसको मैं कह सकता हूं व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार के नजरिए से कि हाँ, ये जरूरी था, अब अभी उठाया गया कदम वो अलग मसला है, लेकिन सीएमओ और उससे जुड़े अधिकारी सीधे जनता से संवाद स्थापित करेंगे और मॉनिटर करेंगे कि दरअसल योजनाओं की गति क्या है, क्रियान्वयन क्या है, अधिकारियों का रवैया, उनकी शैली और उनका संवाद कितना है आम जनता से, इसका असर तो सकारात्मक पड़ सकता है। जरूरी था ये कदम उठाना। अरविंद जी। हाँ अतुल जी, हमारा जो देश है हिंदुस्तान, उसका जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा और सबसे स्वस्थ इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ एक आम आदमी की भूमिका भी उतनी है जितनी एक उद्योगपति की या इस देश के प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री। क्योंकि एक आम आदमी ही अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, सरपंच हो, पार्षद हो या और कोई भी प्रतिनिधि हो, वो आम आदमी उसे चुनकर भेजता है। और आज की जो हमारी भाजपा की जो हरियाणा सरकार है, इसने जो एक ये निर्णय लिया है, आप पिछले 2 साल का इनका जो जितने भी निर्णय लिए गए अफसरशाही को लेकर, उन सबको अगर देखें, कई बार ये बयान देते हैं कि ज्यादातर अफसर पुरानी सरकारों के हैं, इनेलो के, कांग्रेस के लगाए हुए हैं, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं, हम उनको ठीक कर देंगे। और भी बहुत सख्त भाषा का प्रयोग इनके कई मंत्रियों ने किया, घोड़ों तक के से कंपेयर किया इनके सांसद और मंत्रियों ने। तो इस तरह की भाषाएं बोलते रहे। दूसरा, आज अगर देखा जाए, ये कहते हैं कि सीएमओ के जो अधिकारी हैं उनको हम फील्ड में भेजेंगे फीडबैक लेने के लिए। मतलब जो जिले के अधिकारी हैं उनकी शिकायतें हैं, उनके खिलाफ लोग शिकायतें देते हैं कि वो जनता की सुनवाई नहीं करते, उसकी जांच करने भी अधिकारी जाएंगे। तो फिर विधायक क्या काम करेंगे? इन विधायकों को जो लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है वो किस काम की है? वो विधायकों को जनता इसीलिए तो चुनकर भेजती है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें, उन बातों को मुख्यमंत्री तक या विधानसभा तक पहुंचाएं। या तो आपके विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो इन मुद्दों को सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने रखते ही नहीं है, या फिर सरकार को उन पर भरोसा नहीं है। और विपक्ष जो समस्याएं बताता है, विधानसभा में उठाता है, हमारे जो पार्टी के नेता जिन बातों को कहते हैं उन पर आप भरोसा नहीं करते। तो साहब, आप तो सीधा सीधा दूध की रखवाली बिल्ली से ही करवा रहे हैं। उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ तो शिकायतें हैं, उन्हीं में से उन्हीं के तरह के जो दूसरे अधिकारी हैं उनको आप जिम्मेवारी दे रहे हैं। अगर अधिकारियों से ही सरकारें चलती तो फिर मुख्यमंत्री या विधायक या मंत्री को बनाने की क्या जरूरत थी? फिर तो किसी एक प्राइवेट कंपनी को हायर कर लेते और उनको हरियाणा सरकार ठेके पर दे देते, वही चला लेते। फिर तो ये सरकारें इसीलिए तो बनी है कि एक आम आदमी की जो सोच है, समझ है, उसकी जो समस्या है, उसे उठाया जा सके, उसे विधानसभा तक पहुंचाया जाए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए और फिर हरियाणा प्रदेश का कामकाज चल सके। परंतु इस तरह के निर्णय लेकर हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है
वो इस लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है हमारे देश की उस पर कुठाराघात करती है, उसे खत्म कर देना चाहते हैं। ये संवैधानिक जो प्रक्रिया हमारी है कि चुनाव से व्यक्ति चुनकर जाएंगे, विधायक चुनकर जाएंगे और वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। या तो आप ये मान लें कि जो आपके विधायक हैं वो फेल है, वो संभाल नहीं पा रहे। दूसरा, आपने हर जिले में एक एक प्राइवेट व्यक्ति, अपना एक निजी व्यक्ति नियुक्त कर दिया, हर जिले में नियुक्त कर दिया, और उनको आपने जो आईएएस जैसे एग्जाम जो क्लियर करके बच्चे आते हैं या युवा आते हैं, उनकी रिपोर्टिंग उस एक निजी व्यक्ति के हाथों में दे दी, जिसकी काबिलियत भी कोई नहीं, जिसने कोई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं किया, कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग उसे नहीं दी गई। तो इस तरह के निर्णय लेकर हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहती है। पीछे जब जाट आरक्षण आंदोलन में जब सरकार विफल रही तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, हम अफसरशाही को काबू करेंगे, अफसरों पर नई तरह की प्रक्रियाएं आएंगी, अफसरों पर नियंत्रण सरकार का होगा। उसके बाद क्या देखने को मिला? हमारे यहां आज ये हालत है। 2015 के जो आंकड़े उनमें हरियाणा प्रदेश में गैंगरेप की घटनाएं बढ़ गई। कांग्रेस तो सिर्फ दावा करती थी नंबर 1 बनाने का, भारतीय जनता पार्टी ने तो गैंगरेप में पूरे देश में नंबर 1 बना दिया हरियाणा प्रदेश को। और यही नहीं, आप पीछे जब सूखा पड़ा तब हालत क्या थी हरियाणा प्रदेश की, अब जब बारिश आई तो जगह जगह पानी भर गया, उससे क्या हालत हुई हरियाणा प्रदेश। वहां जो सिस्टम था, जो अधिकारियों का जो काम करने का तरीका था, वो पूरी तरह फेलियर साबित हुआ। उसके बावजूद भी उनकी जांच की जिम्मेवारी फिर अधिकारियों को दे दी। फिर ये मंत्री और जो विधायक हैं आपके, यानी दूध की रखवाली फिर बिल्ली करेगी तो फिर दूध कैसे सुरक्षित होगा? ये वही तो लोग हैं, उनका फेलियर है, तभी तो आपके ऊपर ये शिकायतें आई है, बिल्कुल, तभी तो आपने निर्णय लिया, और निर्णय फिर वही ले लिया आपने, फिर अधिकारियों को। तो फिर विधायक के तालमेल की भी कमी लगती है कि हाँ, अपने ही जो विधायक हैं, अपने ही लोग हैं, उनसे भी बात नहीं बन पा रही है। या मैंने सवाल उठाया, या तो आपको उन पर भरोसा नहीं है या वो आपको फीडबैक सही देते ही नहीं है अपने क्षेत्र की जनता। इनके एक ऐसे भी विधायक हैं जो अभी मानसून सत्र में सिर्फ जो 4 दिन का था और बड़ी मुश्किल से कुछ ही विधायकों को समय मिला था बोलने का, उसमें उन साहब ने ये नहीं कहा कि मेरे क्षेत्र की ये समस्याएं हैं, जल भराव है, पानी है, बिजली है। वो कहते हैं कि साहब हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो इस तरह के जब विधायक हैं तो जरूर हो सकता है सरकार को भरोसा भी नहीं होगा। बिल्कुल, तो मुश्किल यहां पर यह भी है कि अपनों पर ही या तो भरोसा नहीं है या फिर तालमेल नहीं है। प्रदीप मलिक, बताइए, हम अफसरशाही का जिक्र करें, विकास की रफ्तार जो धीमी है उसका जिक्र करें, उसके पहले मैं चाहूंगा इस फैसले को हम एक पत्रकार के नजरिए से कैसे देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, सीएमओ डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, एक सिस्टम केंद्र में भी हमने सुना है, देखा है कि हाँ पीएम साहब, पीएमओ जो है वो लगातार खुद अपनी मॉनिटरिंग अपने सिस्टम के जरिए करते हैं, सभी की करते हैं। ये जरूरी भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहां कोई गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन हरियाणा में आखिर क्या जरूरत पड़ी कि अब जब 2 साल लगभग होने वाले हैं, उस दौर में आकर सरकार ये फैसला लेती है। अधिकारियों की इंक्वायरी अधिकारियों के जरिए हो रही है, अब ऊपर सीएमओ के अधिकारी आएंगे, जनता से मिलेंगे और लोकल लेवल के जो अधिकारी हैं उनके बारे में रायशुमारी करेंगे, फीडबैक लेंगे और फिर वापस सीएमओ तक पहुंचाएंगे। इसकी क्या जरूरत महसूस हो रही थी? अतुल जी, देखिए, पब्लिक इंटरेक्शन तो बहुत जरूरी है। पब्लिक इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं पता चलता कि फील्ड में सरकार के बारे में सही रिपोर्ट क्या है। ठीक है, सरकार के पास रिपोर्टें आती रहती हैं, सीआईडी की भी आती हैं, लेकिन जो अब इन्होंने जो किया है कि इन्होंने जो फील्ड में अपने सीएमओ ऑफिस के लोग उतारे हैं, तो ये 2.25 साल से ज्यादा समय हो गया। अब तो 26 अक्टूबर को तो 2 साल हो जाएंगे। तो क्या ये बताइए कि अभी तक कहाँ थे? क्या अभी तक इन्होंने फील्ड में जाके अपनी पता नहीं किया कि क्या जनता क्या कहती है? अब इसमें जो इन्होंने उतारे हैं 21 लोग जाएंगे, तो उसमें जो अरविंद जी कह रहे हैं उसमें अफसर नहीं है, उसमें कुछ एमएलए भी जाएंगे। ठीक है, उसमें एमएलए जो ये हैं हरविंदर कल्याण है, ये भी जाएगा, मैडम है सीमा त्रिखा, वो भी जाएगी, और ज्ञानचंद गुप्ता जी, 3 तो ये एमएलए भी जाएंगे। ठीक है, और दूसरा है ऑफिसर को छोड़ दें हम, मुकुल कुमार और नीरज दफ्तोर को छोड़ दें, बाकी सभी ओएसडी को फील्ड में तैनात किया, सबको अलग अलग जिले दिए। लेकिन जो अब बात यह है कि जो अपने 21 सुशासन सहयोगी हैं, जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्टों में तैनात हैं, जो डिप्टी कमिश्नर है उनके साथ उनको भी अटैच किया गया है, तो क्या जो 21 शासन सहयोगी, उनकी रिपोर्ट क्या अभी तक सरकार के पास नहीं आई थी क्या? और दूसरा, यदि इन्होंने फील्ड में जाकर क्या अभी तक जो पंचायतें हैं, पंचायतें तो आपको याद होगा पिछले दिनों ही हरियाणा में उनके चुनाव हुए हैं, जब ये नई पंचायतें आई हैं उसके बाद कुछ ग्रांटें शुरू हुई हैं, तो अभी तक मैं ये कह सकता हूं कि जो नई ग्रांट तो अभी
गई नहीं थी तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि डेवलपमेंट कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ। जो पिछला सरकार का जो पैसा था वो जरूर अभी उससे काम चल रहा था, क्योंकि वहां जो सरपंचों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जहां से आ गया था वहां से इन्होंने दे दिया था। लेकिन अब बात यह है कि जो हमारा एक तंत्र है, एक तो जो हमारे ऑफिसर, आज आप चले जाइए किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहां 40 से 45% तो वैसे ही स्टाफ कम है। अब जब स्टाफ कम है तो काम तो सफर हो रहा है। एक सीएम विंडो है, सीएम सिंगल विंडो जिसपे शिकायतें आती हैं, उस पे आ तो रही हैं शिकायतें, 1.5 लाख से ज्यादा करीब शिकायतें भी आई हैं उस पे। बिल्कुल। अब एक बात बताइए कि जो सीएम सिंगल विंडो पे कोई ऑफिसर यदि कोताही बरतता तो उसको तो आप सस्पेंड कर देते हो, और जो ऑफिसर भ्रष्टाचार के आरोप में है उसको आप बहाल कर देते हो। पिछले दिनों में बता देता हूँ, फरीदाबाद और इधर दक्षिण हरियाणा में पिलर बॉक्स घोटाला हुआ था जिसकी कई बार चर्चा की है, वो ज्यादातर ऑफिसर बहाल कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में भी हुआ का आरोप लगा है। और जो सीएम सिंगल विंडो पे कोई छोटी सी लापरवाही बरता उसको आप सस्पेंड कर देते हो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। अब हम पिछले साल का आप कैलेंडर उठा के देख लें, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस लिखा हुआ है ना, 2015 का। अब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस किस बात की होगी मेरे को बता दो, क्योंकि जो आपके सलाहकार हैं, जो सीएम ऑफिस में जो सलाहकार हैं, उनकी तादाद यदि आप देखें तो लीगली देखें तो 16 के करीब हैं, और जो ऐसे सलाहकार हैं जिनको आपने लेटर नहीं दिए तो टोटल आपके 19-20 तो सलाहकार ही हो जाते हैं। ठीक है। क्या इतने सलाहकार हैं? एक ओएसडी पिछले दिनों विजय शर्मा था, उनको अभी इन्होंने हाल ही में रिलीव किया है। तो इतने सलाहकार, फिर किस बात का मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट? आपके मंत्रिमंडल में आपका पूरा कोटा पूरा हो गया। तो एक तो ये जो बातें हैं ना, आज आपको ठीक है कि पब्लिक आपने भेज दिए, ठीक है आपको रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन वो रिपोर्ट तो मिल जाएगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे? बिल्कुल। सबसे जरूरी चीज होता है चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करना। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा कैसे रिजल्ट आएगा? आपको याद हो पिछले दिनों जगमग, एक हरियाणा करके एक जगमग गांव करके एक स्कीम चलाई थी जिसमें ये कहा था कि हम ये गांव गोद लेंगे, ये लेंगे, फीडर लेंगे। कितने एमएलए गए हैं वहां पे, जाके पता कर लीजिएगा। वो जो जगमग है उसके तहत आपका जो एक तो आपका जो डिफॉल्टर अमाउंट है रिकवरी भी नहीं हो पा रही। आपके पास 6200 करोड़ तो आपका इन कंपनियों का, बिजली कंपनियों का वैसे ही फंसा। क्या रिकवर हो गया? क्या आपकी बिजली चोरी रुक गई? कहाँ रुकी है? पहले से ज्यादा लाइन लॉस अब है, और जो चोरी है, बिजली की चोरी की वो भी बढ़ रही है। ठीक है। तो कहाँ ये कहने का मतलब, ये देखिए, ये जो बहुत कंपाइल तरीके से प्रदीप मलिक ने एक पत्रकार के नजरिए से बताई है, तो यहाँ कई चीजें हैं। टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे उसके अलावा ये सकारात्मक बात यह है कि हाँ पब्लिक इंटरेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो होना चाहिए उसका असर कितना हो रहा है, टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हैं। उसके बाद आपने तमाम जगहों पर अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी हैं, ओएसटी से लेकर सुशासन सहयोगी और फिर सलाहकार, हर चीज का जिक्र हो रहा है। तो फिर आखिर इन तमाम चीजों से असर पड़ा कितना है? हो सकता है कि कदम बेहतर हो, उसका नतीजा अच्छा हो, हम जल्दबाजी ना करें, लेकिन जो पहले तय किए गए थे, जिन लोगों को पहले जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जिम्मेदारी से कितना प्रभाव पड़ा है? सवाल इस बात का, यही सबसे बुनियादी सवाल है। अरविंद जी, फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। बार बार इस बात का जिक्र होता है कि अफसरशाही और बेलगाम अफसरशाही। क्या वाकई आज की जरूरत ही हो गई थी कि सीएमओ के अफसर ही आकर इन अफसरों के बारे में जानकारी लेंगे, या असल में कुछ अपनों ने खुले मन से सवाल खड़े कर दिए? मैं गडकरी साहब की तरफ निशाना साध रहा हूं, तो या उनके बारे में जिक्र कर रहा हूं जो उन्होंने बोला है, उसके बाद ये कवायद तेज कर दी गई है। अतुल जी, जो सवाल उठे हैं, जैसे गडकरी जी की आप बात कर रहे हैं या और भी किसी ने उठाए हैं, तो वो अफसरशाही पर ही उठाए हैं कि वो बेलगाम है, वो सरकार के काबू से बाहर हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस अफसर के ऊपर एक और नया अफसर लगा दें। यही तो समस्या थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं समझ पाई कि असल समस्या है क्या। समस्या ये है कि जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, आप उन पर भरोसा कीजिए, आप उनके जरिए फीडबैक लीजिए और अपने कार्यकर्ता और अपने जो विधायक हैं उनसे कहिए कि वो जनता के बीच रहें, वो चंडीगढ़ या अपने मकानों में, आलीशान मकानों में नहीं बैठे रहें, वो जनता के बीच रहें, क्योंकि जनता से उनका डायरेक्ट संवाद है, वो चुनकर आए हैं। उन्हें जनता अपना फीडबैक देगी, जो समस्याएं हैं उनको उठाएं। जैसे कि अभी बात हो रही थी, प्रदीप जी बात कर रहे थे सीएम विंडो की। सीएम विंडो पर पिछले 19 महीने में आज 28,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो शिकायतें हैं, ये उसका रिजल्ट है। दूसरा, इन्होंने शुरू किया आदर्श
ग्राम योजना, सांसद को गांव को दे दिया, विधायक को दे दिया, डीसी को दे दिया। उसके बाद रामविलास शर्मा जी ने कहा कोई अच्छा हो तो हमारे स्कूलों को भी गोद ले ले। फिर अनिल विज जी ने कहा कोई अच्छी उद्योगपति हो तो हमारे अस्पतालों को भी गोद ले ले। तो ये एक नया इन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद रिजल्ट क्या रहा, आप किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, जो गोद लिए गए, आदर्श गांव बना गए, उनकी और गांवों से भी ज्यादा दुर्गति है। जो उम्मीद उन्होंने की थी, वहां एक नया पैसा ये नहीं लगा पाए। वहां वो सांसदों ने जाकर दोबारा पलटकर भी नहीं देखा कि वहां क्या हालत है। तो ये कोई भी योजना जब आप शुरू करते हैं, उसके फ्यूचर क्या रहेगा, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, ये सोचकर होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड योजना होनी चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, चौटाला साहब ने एक योजना शुरू करी थी कि सरकार आपके द्वार। उसमें क्या होता था, खुद मुख्यमंत्री सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कुछ समय बाद, 1 महीने 2 महीने बाद, सभी विधानसभा में जाकर जनता दरबार लगाया करते थे और जनता की एप्लीकेशन लेकर वहीं मौके पर सारे अधिकारी होते थे और वहीं ड्यूटी लगा जाते थे और ये कह के जाते थे कि दोबारा जब मैं यहां आऊंगा जनता दरबार में तो ये शिकायत दोबारा मेरे पास नहीं आनी चाहिए। ठीक है। और ये एक ऐसा प्रयोग था जिसे उनके बाद कई और प्रदेशों में, कई और सरकारों ने, कांग्रेस, भाजपा और भी प्रदेशों में उसे यूज किया गया, उसे लागू किया। यहां तक कि राजस्थान में आज भी लागू है। परंतु एक नया इन्होंने प्रयोग किया, सीएम विंडो। अब बताइए, उस सीएम विंडो से एक तो जो पहले अधिकारी, नई तो भर्ती आपने की नहीं, पुराने जो थे उन पर और बर्डन पड़ गया, ओवरलोड हो गया। ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन पेंडिंग, तो वो आएंगी जब उनके पास काम, वो कहां से करेंगे? वही लिमिटेड अधिकारी फिर सस्पेंड होने के लिए तैयार। बिल्कुल, फिर आपने सस्पेंड किए। तो ये जो फेलियर है, ये अधिकारियों का कम, सरकार का फेलियर है। और सरकार अपने फेलियर को नहीं समझ रही, बल्कि उन चीजों अधिकारी वही है, काम कराना आना चाहिए, सरकार को काम। ठीक है, मैं रोकूंगा आपको। भारद्वाज साहब, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त गुरुग्राम से रमन मलिक साहब, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हैं, बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। और प्रदीप जिलदार, नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप जिलदार आपका। रमन मलिक साहब पूरी बात को समझ के और उसका पूरा जवाब दे, बाकी सभी मेहमानों का। उसके पहले मैं चाहूंगा कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी हो जाए। प्रदीप जिलदार साहब बताइए, सरकार का यह फैसला आज के दौर में सीधे इंटरेक्शन होगा सीएमओ का जनता से और अधिकारियों का फीडबैक लेंगे, रिपोर्ट लेंगे, कितना कारगर है और क्यों जरूरी था? मैं समझता हूं, मेरे को लगता है जो प्रयोगशाला बनकर रह गई है हरियाणा की सतली, इस जो 2.5 साल के जो दिन बीते, मेरे को लगता है जब सीएमओ के कार्यालय की बात करते हैं कि सीएमओ डायरेक्ट होगा, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, जो भाजपा जो आज सरकार है, वो सरकार, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कभी संगठन रहा नहीं हरियाणा के अंदर। और ऐसी स्थिति इस बात का अभ्यास भी कराती है कि जो आज सीएमओ के अधिकारियों की बात की डायरेक्ट पब्लिक से बात करने कह रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस से, भजनलाल जी रहे, जब जब कांग्रेस का राज रहा, हरियाणा की लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ पंचायती राज का मेंबर, सरपंच और कोई साधारण व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए सरकार से सीधे संवाद रखता था। इन्होंने, आज इनकी हालत ये है कि रैलियां फेल होती है और कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी इनकी कोठियों पे या इनके यहाँ नजर नहीं आता। इन्होंने सीएम विंडो का नाम ले दिया। ये पब्लिक के व्यक्ति नहीं रहे कभी भी, ये हालात है इस बात के। अब मुझे नहीं लगता कि ये सीएम ऑफिस से डायरेक्ट जो आईएएस ऑफिसर जाएंगे या अधिकारी जाएंगे, तो ये एक इस बात का भी उदाहरण है कि सरकार के अंदर जो नेता, जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, वो फेल हो चुके हैं या उनके ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। तो ये इस तरह से जब अधिकारियों का इंटरफेयर डायरेक्ट होगा तो सरकार के पास जनता का तो अभाव खत्म ही हो गया, संपर्क ही खत्म हो गया। ठीक है। तो ये मेरा मानना है, आधिकारिक तौर पर जो भाजपा का हम सब चर्चा करते थे कि जनता से विश्वास उठ चुका है। जनता ने माना था कि हवा के अंदर सरकार बनी थी, मगर लोगों को विश्वास था हरियाणा की जनता जनार्दन का कि शायद सरकार किसी की भी रहो, प्रदेश की तरक्की होनी चाहिए। ठीक है। प्रदेश के अंदर और आगे बढ़ने का काम करने का काम सरकार करेगी, मगर नजर नहीं आता है।
ठीक है, रमन मलिक साहब बताइए, प्रदेश की जनता लगभग का 2 साल का विकास वक्त कैसे बीतने लाभ वाला, 2 साल पूरे होने वाले, उस बीच में एक और नया कदम उठाया है। क्यों जरूरी हो गया था ये कदम? पहले से ओएसडीज, पहले से सुशासन सहयोगी, पहले से न जाने कितने और अन्य व्यवस्थाएं सलाहकारों की, उसके अलावा सबसे अहम कि आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके प्रतिनिधि, ये सब कुछ थे, तो फिर सीएमओ सीधे क्यों जो है जनता से संवाद स्थापित कर रहा है? वो भी इसलिए क्योंकि अधिकारियों की रिपोर्ट लेनी है। कहां पर रिपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, कहां गलती हो रही थी, क्यों आखिर ऐसा कदम उठाना पड़ा? जनता से इंटरेक्शन एक पार्ट है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अधिकारियों से रिपोर्ट लेने की आखिर क्या गड़बड़ी महसूस हो रही थी जो कि सीएमओ ने कदम उठाया है? अतुल जी, सबसे पहली बात जो मेरे काबिल दोस्तों को समझनी चाहिए वो ये है कि अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। इस चीज को, इस प्रिंसिपल को जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, जो एक परिवार के अंतर्गत चलती हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, आज जितनी स्कीमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं प्रदेश के अंदर, जितने घोषणाएं उन्होंने करी हैं, 90 में से 85 विधानसभाओं में वो गए हैं, हमारे 85 विधायक नहीं हैं, और वहां सब जगह जाके बराबर जो डिमांड रही सबको देकर आए हैं, सबको बराबर। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर आज के दिन में मुख्यमंत्री जी ऐसी एक टीम बना के जो हर महीने एक पर्टिकुलर स्कीम को पकड़ के ये देखे कि इसके लिए इतना फंड एलोकेट हुआ था, आज की जमीनी स्थिति क्या है, उसकी फोटोग्राफ्स लें, उसकी समीक्षा करें, और उस चीज के ऊपर एक कांस्टेंट वॉच हो और टाइम बाउंड मैनर से अगर करी जाए, तो मेरे को नहीं लगता प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को इससे कोई भी परहेज होगा। ठीक है, क्योंकि काम जनता के हैं और जनता के लिए होने चाहिए। एक ये जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है, इससे ये फर्क पड़ता है कि आगे जवाबदेही बढ़ जाती है। एक सिस्टम के अंदर जब आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत तिलमिलाहट होती है जिनका गोरख धंधा इसी पे चलता था कि कैसे जनता का पैसा खाया जाए और अपने जेब भरे जाएं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कुछ पार्टियां जिनको गए हुए भी 2 साल हो गए, लेकिन उनके नित नए कारनामे सामने आते रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो मैं ये समझना चाहता हूं और मैं ये बताना भी चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जनता की सरकार है जो जनता के पक्ष में आज खड़ी हुई है और हर प्रकार से उनके लिए लड़ रही है। और ऐसी सरकार जो अपने आप को ये नहीं मानती कि हम परफेक्ट हैं, वो ये मानती है कि कहीं भी अगर रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की और उसको कॉन्स्टेंटली वॉच करने की, तो वो उसको तत्परता से करती है। और ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है, यही एक लोग कर सकते हैं जिनके अंदर शालीनता हो, जो ये मानते हो कि हम जनता के सेवक हैं, ना कि उनके राजा हैं। ठीक है, चलिए, मंशा अच्छी है सरकार की और कोशिश भी अच्छी कर रही है सरकार। हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। भारद्वाज साहब कुछ कहना चाहते हैं? बहुत संक्षिप्त में बोलिए, मुझे ब्रेक लेना है। जी, रमन मलिक जी, आपने कहा कि आपकी जो सरकार है वो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। अगर आपकी सरकार जनता के द्वारा है तो विधायक किसके द्वारा है? विधायक भी तो जनता नहीं चुनकर भेजे हैं। क्या ये जिम्मेवारी विधायक को नहीं दी जा सकती थी कि वो 90 विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्र में देखें कि कहां कहां आपके मुख्यमंत्री जी घोषणा करके आए हैं, उन पर कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ? वो तो उसकी अधिकारियों को जनता ने नहीं चुना, अधिकारियों की जवाबदेही नहीं है, उनको 5 साल में चुनाव नहीं लड़ना। काम हो ना हो में फर्क नहीं पड़ता, परंतु विधायक जी, मैं ये समझना चाहूंगा चुनकर भेजा। क्या आपके किसी भी विधायक ने आज तक एक रिपोर्ट दी है कि मुख्यमंत्री जी आप ये घोषणा करके आए थे, मेरे विधानसभा में ये काम हो गया, ये पेंडिंग पड़ा है? मैं बताता हूँ कोई नहीं दी है। मैं बताता हूँ रमन जी, आप बैठ के चर्चाओं में भी नहीं बैठना चाहते हो। सुनिए ना, मैं बताता हूँ। जब हरियाणा है तो बताइए। रमन जी, आरक्षण की बात हुई तब आपने आप फैसला कर लीजिए, हम बाद में देखेंगे। अब सुन लीजिए ना, ये आपके जवाब। जींद से विधायक है परमिंदर ढुल जी, उन्होंने, आपको याद होगा, विधानसभा के बाद डमरू बजाया था अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, और वो टीवी चैनलों पर भी चला था, उसमें डिबेट भी हुई थी। वो अपनी समस्याओं की पूरी एक फहरिस्त लेकर आए थे, डमरू बजाया, समस्याएं बताई, डमरू बजाकर अपने एक चार्ट लेकर आए थे अपनी समस्याओं का, और उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी वादा करके गए, अब तक नहीं। एक मिनट सुन लीजिए।
फरीदाबाद, अकेले फरीदाबाद में माननीय आपके मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद में आपसे 2000 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं कर चुके हैं, जिनमें सिर्फ 50 करोड़ पे काम शुरू हुआ है। इस स्पीड से तो आपको 20 साल लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारा सवाल है, गति को लेकर भी सवाल है। ठीक है रमन मलिक साहब, शांत हो जाइए, मैं आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसा प्रदीप मलिक ने जानकारी दिया है कि सिर्फ सीएमओ के अधिकारी नहीं बल्कि कुछ और भी हैं, जिसमें सीपीएस भी हैं, उसके अलावा विधायक भी हैं, तो वो लोग भी इस टीम में रहेंगे। तो इसका सकारात्मक क्या हो सकता है प्रभाव? क्या वाकई ये जरूरी था? सरकार की मंशा हो सकता है कि बहुत बेहतर काम करने की, और इसका असर पड़ सकता है, लेकिन उसमें नकारात्मक चीजें ढूंढना एक राजनीति का मसला अपना अलग होता है। लेकिन अगर कुछ उसमें पॉजिटिव है तो जरा उसको भी हम उजागर करें यहां पर, ये हमारी भी जिम्मेदारी। छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। रमन मलिक साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। ठीक है, आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और आपने पारदर्शी तरीके की एक प्रक्रिया और शुरू की है, लेकिन इसके पहले मीडिया कहता था, विपक्ष कहता था, आम जनता कहती थी, पत्रकार कहते थे, हम सब कहते थे कि अफसरशाही बेलगाम है, आप नहीं मानते थे। क्या यह कदम अफसरशाही पर ही लगाम लगाने के लिए उठाया गया है? और अगर यह उठाया गया है तो इसमें जिम्मेदारी किसको किसको दी गई है? क्या विधायकों के जरिए, सलाहकारों के जरिए, ओएसडीज के जरिए, या फिर सुशासन सहयोगियों के जरिए बात पहुंच नहीं पा रही थी? देखिए, पहली चीज, इसमें विधायक भी हैं, इसमें ओएसडीज भी हैं, और ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति हैं जिनके ऊपर मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट जिनसे जवाब लेंगे, उनके जिले का, पहली बात। दूसरी चीज जो आप ये बोल रहे हैं प्रशासन के ऊपर लगाम नहीं है, देखिए एक प्रोसेस के जरिए अगर उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बेलगाम है या नहीं है। एक चीज को फाइन ट्यून करने की हमेशा ही आवश्यकता रहती है, चाहे जितना भी बड़ा हो। पहले आपको याद होगा 400 ग्राम के टेलीफोन आए थे, आज ऐसे भी टेलीफोन आने की बात हो रही है जो कि सिर्फ हाथ के ऊपर एक छाया, एक इमेज रहेगी। तो इम्प्रूवमेंट हर जगह चलती है और होनी भी चाहिए। तीसरी बड़ी चीज, ये जो टीम है इसका स्पेसिफिक काम ये है कि एक तो जनसाधारण की जो उन्हें पता लगती हैं तकलीफें, वो तो एक है ही है, क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन है। उससे बड़ा काम जो इस पूरी टीम का है वो ये है कि एक स्पेसिफिक टीम जो कि सिर्फ इस विषय को देख रही है कि अगर एक स्कीम के ऊपर पूरे प्रदेश में एक्स अमाउंट लगा है तो उस एक्स अमाउंट में से खर्चा क्या गया, उसका एज ऑफ डेट उसका स्टेटस क्या है, कितना कंप्लीट हो गया। सपोजिंग ग्राम सचिवालय की बात लूं तो ग्राम सचिवालय कितने बन गए, उसमें क्या फैसिलिटी आ गई है, क्या नहीं आ रही, पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, उसमें पब्लिक के बैठने की जगह अच्छी है। सर मेरा सवाल यही था, मैं समझ रहा हूँ आप विस्तार से एक बिंदु बता रहे हैं। मेरा सवाल यही था कि क्या ये चीजें जानकारी में मिल रही थी लेकिन वाया जहां से मिलनी चाहिए वहां से नहीं मिल रही थी, इसलिए एक नई टीम का गठन किया गया, एक नई प्रक्रिया। मॉनिटरिंग होना अच्छी बात है, लेकिन अब तत्काल इसकी जरूरत कैसे पड़ गई? ऐसा नहीं होता। ये पहला साल अमूमन अतुल जी, पहला साल अमूमन सरकार को एक सिस्टम को हाथ में लेते हुए लगता है। उसके बाद दूसरे साल में आप स्कीम्स लेकर आते हैं जो कि जनहितकारी हो, और उसके साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है। और मुख्यमंत्री जी ने भी गुड़गांव के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट रूप से बोला था कि पहला साल हमने पकड़ा है, दूसरे साल में हमने स्कीम्स लेकर आए हैं निरंतर, और तीसरे साल से हम अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखने लग जाएंगे कि हमने ये काम पूरे कर दिए। तो अगर आप देखें तो हम बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हैं, और हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ता आज के समय में कि दुष्प्रचार कौन क्या करना चाहता है। हमारी नीयत सिर्फ जनता की सेवा करने की है। हमारी नीयत ये नहीं है कि हम कितने पैसे अपनी जेब में डालें और बाद में हम जेल में जाके ठीक है, आपकी नीयत अच्छी है तो बस ठीक है, बाकियों की नीयत क्या थी वो छोड़ दीजिए, क्यों पर आते हैं। हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताइए जेलदार साहब, बताइए क्या वाकई प्रदेश में जो अफसरशाही का सवाल उठता था, बेलगाम अफसरशाही, निरंकुश अफसरशाही, उसकी वजह से कदम उठाना पड़ा है, जिसमें सीपीएस के साथ, विधायक के साथ साथ सहयोग सलाहकार भी रखे जाएंगे और साथ ही साथ सीएमओ के अधिकारी, यही इसके पीछे मंशा है? ठीक है सर, राइट।
हमारे साथी जो रमन भाई अपने सरकार के मुखौटा बनकर बैठे हैं और वो कहना चाहते हैं, उनका कर्तव्य बनता है हर बुराई को अच्छाई में तब्दील करना। हम पूछना चाहते हैं, जो साथी कह रहे हैं कि अब अधिकारी जाएंगे, पब्लिक से डायरेक्ट मिलेंगे, इंटरेक्ट होगा, मैं पूछना चाहता हूं क्या डीसी जिले का मालिक होता है, उसके नीचे एसडीएम होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है, उसके नीचे पटवारी होता है, और पूरा पंचायती राज और जो पब्लिक से डायरेक्ट होता है, क्या वो फेल हो चुके हैं क्या? या डीसी जितने भी आईएएस ऑफिसर फेल हो गए लगते हैं? अब नए गुजरात से लेकर आ रहे हैं तो अलग बात है कि वहां से कैडर लेके आएंगे हरियाणा को चलाने के लिए। एक हमारे साथी ने बात जेल की, इसकी बात कहते रहते हैं, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे या कौन जेल चला गया। आज ये जेल की धमकी देने लगे हैं लोगों को। अब इनका तानाशाही का रवैया देखिए, किस तरह राजनीति जनता ने दी है आप लोगों को प्रदेश की तरक्की करने के लिए। आप कौन सी भावना के अंदर बह के चले गए हमें नहीं पता। और मैं ये भी कहना चाहता हूं साथ साथ, जो आज अफसरशाही हावी होने का काम जो हमेशा हम सब ने भी उठाया है, आज वो पूरा का पूरा उजागर होकर इनके सामने आ गया है। ये जनता के ऊपर, इनका जनता के प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं है, पूर्ण रूप से उठा हुआ है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जो जग जाहिर है और सब जानते हैं, भाजपा का जो भी जनप्रतिनिधि है और जो भी अधिकारी है, वो पूरा का पूरा गुलाम है आरएसएस का। एक एक छायाकार मंत्री, एक एक छायाकार अधिकारी उनके साथ रहता है। तो ये इनकी मानसिकता से कब भाजपा उभरेगी, और इस प्रदेश की जनता ने जो इनको जन समर्थन दिया है, उसके बदले में कब हमें यहाँ गुड़गांव में मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, कब हमारी रोडें बनेगी, कब हमारा पानी जो बरसात का आता है उसको निकालने का बंदोबस्त होगा, कब जाम से हमारा पीछा छूटेगा। ठीक है, कब गरीब 10 साल में आप लोगों ने इन चीजों पर सोच लिया होता तो आप 2 साल में इनसे नहीं पूछते। 2 साल में रोड कहीं हवा नहीं होती, चंदा मामा पर नहीं चली। ठीक है, रमन मलिक साहब जवाब दीजिए संक्षेप में, फिर राज्य मेहमानों के पास जाऊं। जिंदाल साहब ने एक सवाल पूछा और भारद्वाज साहब ने भी एक सवाल उठाया था कि क्या आपके विधायक, क्या आपके मंत्री फेल हो गए, क्या उनसे तालमेल नहीं है, या फिर जैसा जिंदाल साहब ने सवाल पूछा है कि डीसी से लेकर जितने अधिकारी हैं क्या वो फेल हो गए? रमन मलिक, देखिए, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने एक भ्रम की राजनीति के अलावा इन्होंने आज तक 70 सालों में कुछ करा नहीं है, तो वो इन्हें आता भी नहीं है। आपको तो 2.5 साल आपकी बारी में मैं नहीं बोला था। जेलदार साहब थोड़ा सा शांत रहिए, शांत रहिए। आपकी बारी में अतुल जी, ये कोई डिबेट का प्रकरण नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का। रमन मलिक साहब आप बोलिए, तरीके से। अगर नहीं करना चाहते तो मैं चुप हो जाता हूँ, यही बुला लीजिए। आप किस तरह से आज तानाशाही का दे रहे हो? ठीक है, तानाशाही अगर आपके नेता बोलते हैं मैं शेर हूँ, रमन मलिक साहब बोलिए। जगह मिलता है जेल का, एक जंगल में मिलता है, दूसरा चिड़ियाघर में, तीसरा सर्कस के अंदर से बदले की भावना जो सामने निकल के आ रही है। ठीक है, तीन जगह मिलता है, एक जंगल में, दूसरा चिड़ियाघर में और तीसरा सर्कस में। देखिए अतुल जी, बहुत स्पष्ट रूप से एक बात बोल दूं, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह है, और अभी भी मेरे मित्र बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए, फिर भी उनको ना सुनने में आया ना समझ में आया कि इस काम का मतलब ये है कि जो स्कीम्स चली हुई हैं उनका एक्सपेंडिचर, उनका एक ऑडिट करना उसका मेन उद्देश्य है। जनता से संपर्क भी एक उद्देश्य है, लेकिन मेन उद्देश्य उन स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन, एक्सपेंडिचर को रखना और उसको टाइम बाउंड मैनर से इम्प्लीमेंट हो जाए। ये अगर मेरा फिर यही सवाल था, यही मेरा दूसरा सवाल है। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, रमन मलिक आपको भी रोक रहा हूं, प्रदीप जेलदार आपको भी रोक रहा हूं, और प्रदीप मलिक के पास मैं जाऊंगा। उसके पहले यहां पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें भारद्वाज साहब की। दरअसल अभी जिस पर हम यहां पर जिक्र कर रहे थे कि एक तरफ अफसरशाही, आपस में तालमेल की कमी, और फिर वो हमारा आखिरी सवाल जिसका जिक्र अब यहां पर जिंदाल साहब ने उठाया है, और फिर रमन मलिक साहब कह रहे हैं कि यही उद्देश्य है इस टीम को गठित करने का कि जो योजनाएं हैं उनकी ऑडिटिंग, उनकी गति, क्या वाकई सरकार की जो तमाम घोषणाएं थी, योजनाएं थी, उनको गति नहीं मिल रही थी, और यही कारण है कि सीएमओ को सीधे सब कुछ अपने हाथ में लेना पड़ा।
बिल्कुल अतुल जी, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं लगभग धरातल पर वो सभी फेल हैं। मैं एक उदाहरण दे देता हूं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी नमन मलिक जी के जिन्हें वो बहुत लोकप्रिय बताते हैं, उनकी एक योजना उन्होंने शुरू करी, स्वच्छता अभियान हरियाणा में। उसकी शुरुआत फरीदाबाद की एक कॉलोनी से हुई, कृष्णा कॉलोनी है वो, वहां से शुरुआत करी है। लगभग 1.25 साल हो चुके, वो दिसंबर 2014 में की थी। आज अगर अभी आप उस कॉलोनी में जाके देख लें, सुबह किसी को भेजकर आप देख लें, उसमें जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वहां गंदगी है और बीमारियां फैल चुकी हैं। वहां कितने लोग बीमार हैं जो बादशाह खान जैसे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में लाइन लगाकर खड़े इलाज के लिए। ये हालत है एक योजना की जो सरकार ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था, उसकी ये हालत है। तो जब तक धरातल तक आप योजनाओं को नहीं पहुंचा पाएंगे, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, बड़ी बड़ी बातें करके तो आपने सरकार बना ली, पर बड़ी बड़ी बातें करके आप 5 साल नहीं गुजार सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसी तरह से 5 साल को किल कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जनता बहुत समझदार है, जनता आपसे हर पल का जवाब मांगेगी। जैसे जैसे दूसरा साल कंप्लीट होने को आया और इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की बात आई तो इन्होंने नई नई बातें शुरू कर दी। कभी इन्होंने बीफ की जांच की बात शुरू कर दी, कभी अब ये कहते हैं कि सीएमओ जांच पर जाएगा। आप सीधे सीधे बताइए, क्यों ना सबसे अच्छा ये रहता है कि 90 विधायक हैं 90 क्षेत्रों में, उन्हीं को जांच की जिम्मेवारी दी जाए कि साहब आप खुद जांच करके अपने क्षेत्र की लाइए, कौन कौन सी योजना फेल है, कहां उसमें कमी है, उनकी रिपोर्ट आप खुद बना कर दें हमें, हम उसे स्वीकार करेंगे और उस पर काम करके दिखाएंगे। एक और बात रमन जी, आपने एक और बात बोली थी कि मुख्यमंत्री जी ने लगभग 85 विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर बहुत सारी घोषणाएं करी और जनता को पैसा दिया। आपने दिया अभी तक कुछ नहीं है, एक भी। जिन जिन कॉलेजों की घोषणा करी उनमें से नींव नहीं रखी गई, जिन अस्पतालों के लिए घोषणा करी उनकी कोई शुरुआत नहीं हुई, कोई स्टेडियमों की जो बात करी वो भी हमने, तो अब तक प्रैक्टिकल पर कुछ नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा रमन मलिक जी, आपको जनता ने बहुमत दिया है, आपको जनता ने, एक मिनट सुन लीजिए, आपको जनता ने बहुमत दिया, हम सब स्वीकार करते हैं इस बात को। आपको वक्त दिया जनता ने काम करने का, आप काम कर दिखाइए। सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें करने, यहां से यहां कर दिया अफसर, एक अफसर 4-4 बार रोकूंगा आपको सर। प्रदीप मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब यहां पर सवाल इसी बात का था कि राजनीति और राजनीति करने वाले जो सत्ता में है या फिर विपक्ष में है, वो तो आपस में हर मुद्दे पर एक दूसरे पर सवाल उठाएंगे, भले कुछ अच्छा कदम हो तो भी और अच्छा ना हो तो भी, वो उनका हक है, उस पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, उसका जिक्र जरूर कर सकते हैं। लेकिन अब यहां जो सवाल यह है कि सीएमओ और सीएमओ की टीम, जिसमें आपने बताया कि सीपीएस भी हैं, उसके अलावा उसमें विधायक भी हैं, कुछ और लोगों को जोड़ा जाएगा सलाहकार, क्या वाकई जो इनपुट्स मिल रहे थे अफसरशाही के, वो सबसे मुख्य वजह थी और उसमें अपने लोगों पर भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इनके जरिए सही इनपुट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? और फिर जो योजनाएं, क्योंकि ताबड़तोड़ योजनाओं का जिक्र हो रहा है और घोषणाएं भी हो रही है, मुख्यमंत्री इसमें वाकई सक्रिय है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि उनकी गति क्या है, गति को लेकर भी सरकार चिंतित है। ये अच्छी बात है कि चिंतित है, लेकिन यह भी एक विषय है इसके पीछे। अतुल जी देखिए, जो इन्होंने ऑफिसर फील्ड में भेजे हैं, पहली बात, जो सीएम ऑफिस के लोग हैं उनको तो सीएम ऑफिस में ही काम करना चाहिए। फील्ड में जाने के लिए तो आपके मिनिस्टर हैं, आपके विधायक हैं और दूसरे आपके हैं। मैं ये नहीं कहता आपने भेज के वहां पे जो रिपोर्ट आएगी। अच्छा एक बात बताइए, मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं राजकुमार भारद्वाज जी हैं, मीडिया के ओएसडी हैं, राजकुमार जी को महेंद्रगढ़ भेज दिया। आप बताइए, राजकुमार जी रोहतक के रहने वाले हैं, उन्होंने रोहतक में पत्रकारिता की है, उसके बाद सिरसा में की है, फरीदाबाद में की है, गुड़गांव में की है, भेज दिया महेंद्रगढ़। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट में भेजते तो कम से कम वो एक अच्छी इनपुट लेकर आते और उस इनपुट पे काम करती सरकार, तब होता। महेंद्रगढ़ में उनको जाएंगे तो फील्ड में जाएंगे तो कैसे वो काम करेंगे, वो ये चीजें हैं। और इन चीजों पे इन्होंने काम करना तब बनता है जब इन्होंने क्या तो अपने विधायकों को ये बोलते कि आप जाकर हमें एक रिपोर्ट दे दीजिए। पहले सीएम नहीं होते थे क्या? आपको मैं बता दूं, चौधरी बंसीलाल जब मुख्यमंत्री थे उस समय वो क्या करते थे, एक तो डीसी से रिपोर्ट लेते थे, एक उनके अपने बंदे होते थे, उनसे अपनी रिपोर्ट लेते थे कि हाँ, और उसको मैच करवाते थे, जिसके वो गलती पाते थे उस पर कार्रवाई करते थे। आज जरूरत इस बात की उन चीजों पे अमल करने की, जो आप ये बताइए ना, ऑफिसर्स के से आपका विश्वास ही नहीं होगा जब तक तालमेल नहीं होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कैसे वो अच्छा काम करके देगा? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। पंचायत डिपार्टमेंट है, पंचायत का काम गांव का है, तो आप डायरेक्टर पंचायत को भेजिए कि आप जाइए गांव में लगा के आइए, आप पंचायत वालों को उतारिए। और दूसरा, जो आपके संघ के हर डिस्ट्रिक्ट में उनसे रिपोर्ट मंगवा ली होती कि आप आरएसएस तो हर जगह सक्रिय है, क्या वो हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, क्या उनकी शाखाएं नहीं लगती, उनसे रिपोर्ट मंगवा लीजिए। उसमें कौन सी नई बात? आप अपने सीएम ऑफिस को मैदान में उतार रहे हो
तो उसका मैसेज ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़े है। और अच्छा, दूसरा, आप ब्यूरोक्रेसी पर जब तक आपका भरोसा नहीं होगा तब तक कोई नहीं बात। मैं अनिल विज जी का यहाँ उनको बधाई देता हूँ। आप अनिल विज जी के पास कोई ऑफिसर लगा लीजिएगा, वो उसी से काम ले लेते हैं। आपको पता है वो देखो कितने अच्छे से काम लेते हैं, कोई भी बात होती है वो ही बोलते हैं। तो जब तक आपका भरोसा नहीं होगा, आप ट्रांसफर कुछ दिन तो काम करने दीजिए किसी ऑफिसर को, जब तक उसका आउटपुट आएगी तो उसके बाद आप देखेंगे क्या क्या उसका वो है। आप पहले ही जो कुछ दिन लगता है उसके बाद आप ट्रांसफर शुरू कर देते हो। ट्रांसफरों का भी एक सीजन होता है। आप जब बच्चों के एडमिशन होते हैं उस समय करनी चाहिए, अब किसी समय ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे माहौल तो खराब होता है ना। अब लोग तो ये चाहते हैं कि उनको एक जो काम देकर आए उसको उसका रिजल्ट मिल जाए, तभी होता है। अब ये बताइए, मोदी साहब जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए आए तो उन्होंने क्या बोला था? मैं स्कैम हरियाणा की जगह स्किल हरियाणा बनाऊंगा। स्किल हरियाणा की दिशा में अभी तक बता दीजिए क्या काम हुआ है? तो काम करने की आवश्यकता है। आप योजनाएं बना लीजिए, उन योजनाओं को आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है प्रदीप मलिक, मैं आपको रोकूंगा, मैं रोकूंगा। अब हमारे पास वक्त कम है, फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़े उसके पहले मैं चाहूंगा कि रमन मलिक साहब देर से हमारे साथ जुड़े थे, जरा वो फिर से एक बार अपनी बात स्पष्ट कर दें बहुत कम शब्दों में। बताइए रमन मलिक साहब, मैं जानता हूं कि पिछले सालों में कुछ काम नहीं हुआ, किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया, आप बहुमत से आए और आप ही को काम करना है, आप करके दिखाएंगे, मेरा विश्वास है, जनता का भी विश्वास है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नया करने के चक्कर में इतना ज्यादा आप नया कर रहे हैं कि उसी में उलझ के रह जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? अतुल जी, ऐसा है, आज तक के इतिहास में हरियाणा के कभी ये नहीं हुआ कि एक स्पष्ट तौर पे कारपेट की तरह विकास के लिए पैसे पूरे प्रदेश में दिए गए हों। एवरेजली 100 करोड़ के करीब हर डिस्ट्रिक्ट में, कहीं 150 है, कहीं कुछ कम होगा, लेकिन एवरेज 100 करोड़ के करीब हर डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गया है। और 50 हर विधानसभा में, तो 85 विधानसभा में तो मुख्यमंत्री जी खुद हो आए हैं, तो 85 करोड़ के तो अंदाजन यही काम है पिछले 2 साल। उसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट और उसके हिसाब से और जो आ रहे हैं वो अलग हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के और चीजें आ रही हैं वो अलग हैं। अगर आज के समय में जिस प्रकार से हम जिस स्पीड से काम करना चाह रहे हैं, हमने एक ग्राउंड नींव बनती है, बेसमेंट खुदता है, उसमें समय लगता है, उसमें पीपीसी डलती है, आगे ऊपर बाहर निकलते हुए समय लगता है, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल ब्रेक कर देता है उसके बाद उसकी स्पीड कुछ और होती है। एक तो वो चीज, यानी स्पीड नहीं थी ना, जितने विधायक हैं वो सब अपने हिसाब से ये काम बताइए, कर रहे हैं स्पीड और वो नहीं दे थी ना, रहे हैं। यही मेरा सवाल था। अभी तक स्पीड नहीं थी ना पिछले। देखिए, आपको नहीं दिख रही। अगर कह रहे थे, मैंने कहा किसी बिल्डिंग को बनाते हैं अतुल जी, तो सबसे पहले उसकी खुदाई होती है, उसकी फुटिंग रखी जाती है। अगर उसकी फुटिंग कमजोर होगी, नींव कमजोर होगी, तो वो बिल्डिंग नहीं टिकेगी। तो उसके सिस्टम ठीक किए हैं, सिस्टम बनाए हैं, चीजों को कंट्रोल में लाए हैं जो पहले की बिगड़ी हुई थी, और उसे करा। तीसरी बड़ी चीज, आज जो ये टीम है ये वो काम करेगी जो एक नॉर्मल इंजन के अंदर टर्बोचार्ज करता है। और ये जो फर्क लाया जा रहा है, ये फर्क जो है ये ऐसी आदत जनता को डालेगा जो दूसरों को, जो आज तक अपना ना एक समझती थी कि ये हमारा अधिकार है कि हम जो मर्जी चाहे करें, वो चीजें को तोड़ देने का ये एक है। ठीक है, और ये जनता के हाथ में, जनता को जवाब देने के लिए, ज्ञान वृद्धि के आगे लिए सारा आपने कुछ बताया दिया ये सारी गया। चीजें, अच्छा लगा। ठीक है सर, ठीक है। प्रदीप जलदार साहब, फाइनल कमेंट आपका। जो इन्होंने मिट्टी निकालकर नींव तैयार करने के लिए जो नई कोशिश की है, इससे कितना प्रभाव पड़ जाएगा, तालमेल कितना बैठ जाएगा, काम कितना हो जाएगा, या फिर जिन चीजों में खुद उलझी हुई है सरकार इस वक्त, या फिर जहां पर उसे लग रहा है कि मामला गड़बड़ है, भले स्वीकार करें न करें, ये जरूरी है, कम से कम उसमें सफलता उसको मिल जाएगी? एक तो ये निश्चित हो गया कि जनप्रतिनिधियों से विश्वास उठ गया। इसका ये जो गठन हुआ इस बात को बताता है। रमन मलिक भाई हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की राजनीति करने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये तो मददगार होंगे इस जो योजना करी है, तो पूरा जोर लगा रहे हैं। कभी किसी गांव में ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं किया। ग्रास रूट लेवल पे जो साथी काम करने वाले हैं वो तो है ही नहीं भाजपा में, वो तो अपने दरवाजे बंद करके और आरएसएस की स्कीम जो पॉलिसी है वो आरएसएस की गुलामी में घिरे हुए हैं। जनता की जिस दिन सेवा करेंगे तो ये इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ी हुई है
क्योंकि कभी जनता से सीधा नाता नहीं रहा और जिनका नाता उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा, ये इस बात को भी दर्शाता है। तो मैं भाजपा जो आज 2.5 साल के अंदर नई नई पॉलिसी लेके आई है, ये उसी तरह की पॉलिसी है। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे समुद्र के अंदर जैसे एक हवाई जहाज होता समुद्री, और उसमें सब छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी काम करता है। अगर छोटे कर्मचारियों से जब विश्वास उठ जाता है तो समुद्र के अंदर 2.5 साल के अंदर तो आधी इनकी डूब चुकी है और 2019 में पूर्ण रूप से डूब जाएगी। इनकी सारी पॉलिसी जो आई है, ठीक है, ऐसा होगा तो जहाज आप लोग संभाल लीजिएगा। टाइम पास करने का काम कर रहे हैं इनके पास। जहाज नहीं डूब पाएगा, ऐसा होगा तो आप लोग आइएगा, जहाज संभाल लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। जनार्दन आपने कहा जनता से संवाद, आप लोग भी जनता से अगर संवाद में रहे होते लगातार तो आज खटिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल कभी गाड़ी पे ऊपर बैठकर चलते थे, आज खटिया लगा के बैठ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। भाजपा साहब, फाइनल कमेंट आपका। सारी चीजें एक तरफ, अगर इसमें वाकई कुछ सरकार की मंशा ठीक है, अगर है, मैं कहता हूं अगर है इसमें तो क्या इसको लागू करके तेजी से इस पर काम होना चाहिए, भले उससे कम से कम जनता का भला कुछ हो, योजनाएं जो हैं उनको गति मिले। अतुल जी, एक तो ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक फोबिया है कि कुछ नया किया जाए, नई योजनाएं लाई जाए, चाहे वो अच्छी हो या नहीं हो, परंतु नई हो। जबकि होना ये चाहिए कि चाहे अच्छी हो या नहीं, चाहे अच्छी हो या खराब हो, परंतु योजनाएं मतलब जनता के काम की होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं है कि नई है या पुरानी है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि वो धरातल पर कितना फिट बैठ सकती है, लोगों के काम आ सकती है। और जो भी आप करने जा रहे हैं, देखिए सरकार आपकी पूर्ण बहुमत की है, आप जो निर्णय लेंगे वो करेंगे। तो परंतु हम ये चाहते हैं कि जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए, ताकि जनता तक जो भी योजनाएं हैं, जो भी बजट का पैसा, जनता की जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है, जो खर्च हो रहा है, वो जनता तक पहुंचे। हमारा तो सिर्फ ये सोचना है, इसीलिए सचेत करते हैं आपको सच्चाई से आगाह करते हैं। आप पर उसे सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष की बात आपको समझ नहीं आती। जब बात हाथ से निकल जाती है फिर आप पछताते हैं, फिर एक नई योजना लेकर आते हैं उसे ढकने के लिए। ठीक है, तो रमन जी, जो भी है बहरहाल जनता के लिए हो, अगर आपकी मंशा ठीक है तो इसके लिए भी विपक्ष आपके साथ है, कम से कम भारद्वाज साहब तो यही कह रहे हैं। ठीक है, प्रदीप मलिक, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। एक नई कोशिश है, इस कोशिश में कितना सफल होते हैं और उसका नतीजा क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन फिर हम आखिरी में इसके लिए क्या कह सकते हैं? कट गया, फोन कट गया। चलिए, प्रदीप जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं चाहूंगा बहुत जल्द उनके पास फोन को जोड़ दिया जाए। उसके पहले रमन मलिक साहब का फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में लेते हैं। रमन मलिक साहब, बताइए, आपने कहा सब कुछ पारदर्शी तरीके से करने के लिए, तेज गति से करने के लिए और बाकी जितनी भी चीजें हैं जो कि आरोप के दौर में, उनसे अलग हमारी मंशा ठीक है। टाइम बाउंड का भी आपने जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं आज ही कि जब ये टीमें आएंगी और रिपोर्ट लेंगी और देंगी तो फिर टाइम बाउंड कितना होगा कि हां गड़बड़ है तो कार्रवाई कितनी, योजनाएं हैं तो कितनी तेजी से उनका काम? बहुत जल्द, बहुत संक्षेप में। चलिए, शायद तकनीकी खामी, रमन मलिक साहब भी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं और प्रदीप मलिक भी नहीं सुन पा रहे हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं यहां पर पूरी चर्चा को समाप्त करना चाहता हूं। उसको सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि सीएमओ डायरेक्ट अपना दखल दे। मुझे एक पत्रकार के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर इसमें कोई भी आपत्ति नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ये होना चाहिए, सरकार का अपना सिस्टम है। लेकिन विधायकों से क्या तालमेल की कमी है या वहां पर बात बन नहीं पा रही? क्या जो सलाहकार से लेकर वहां सुशासन सहयोगी नियुक्त किए गए हैं, क्या उनके जरिए बात नहीं बन पा रही? क्या वाकई अफसरशाही, जिसका जिक्र हम बार बार टेलीविजन के जरिए, पत्रकारिता के जरिए करते हैं, विपक्ष अपनी जुबान से करता है, जनता भी अपनी आवाज लगातार बुलंद करती है, तो इन चीजों का एहसास अब जाकर 2 साल जब पूरे होने वाले अक्टूबर में होंगे, उस दौर में सरकार को हो गया। ये मैं कहता हूं कि वाकई सरकार के लिए एक अच्छी बात होगी कि सरकार इन चीजों पर बारीकी से नजर रख रही है, लेकिन सिर्फ नया प्रयोग करने से बात नहीं बनेगी। प्रयोग करने के बाद उसका नतीजा निकालें, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से बीत रहा है और फिर आखिरी दौर में प्रयोग करने का वक्त नहीं मिलेगा और फिर जहाज किसी और के पास हो जाएगा। नमस्कार।